हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर की प्रॉब्लम क्लास 3। पिछली दो क्लासेस में हम ऑलमोस्ट 40 या 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद हम आज अगली क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक हमने फेस किए ही नहीं है, मतलब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। कुछ हम वो देखेंगे जिनमें हम नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम टाइम पे जब वो हम सामने से फेस करते हैं तो हमें यूं तो लगता है कि पढ़ा हुआ है, लेकिन हम शायद ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि इसको किस टाइप से सोल्व करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एकदम नया सवाल है। क्या है? चार्जेस Q1 is equals to 30 microcoulomb, Q2 20 and Q3 10 microcoulomb are placed on capacitor of capacitance 10 microfarad, 20 and 30। हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं। 10 माइक्रोफेरेड है, ये 20 माइक्रोफेरेड है और ये 30 माइक्रोफेरेड है। इनको चार्ज दिया गया, इनिशियली इन पे कुछ चार्ज है। इस पे है 30 माइक्रोकुलम, इस पे है 20 माइक्रोकुलम और इस पे है 10 माइक्रोकुलम। These are arranged in series with a battery of EMF 12 वोल्ट। इनको एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। Now switch S is then closed। अब इस स्विच को यहाँ टच करवाया गया। Then what are the final charges Q1, Q2, Q3 dash respectively। तो सवाल ये है कि पहले से इन पे कुछ चार्ज है। जब हम इस स्विच को यहाँ टच करवाएंगे, इसके बाद बैटरी से कुछ चार्ज का फ्लो और होगा, तो फाइनली जो इन पे चार्ज है वो कितना हो जाएगा। देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो पूछता तो है इसमें चार्ज, लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है वोल्टेज से। हमें क्या दे रखा था कि इनिशियली इस पे कुछ चार्ज है। Q1 कितना है? 30 माइक्रोकुलम है। Q2 कितना है? 20 माइक्रोकुलम है। और Q1 कितना है? 10 माइक्रोकुलम है। ये कितने माइक्रोफेरेड का है? 10 माइक्रोफेरेड है, ये 20 माइक्रोफेरेड है और ये 30 माइक्रोफेरेड है। देखो, इन तीनों की प्लस की प्लेट इधर है, मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है इधर, लेकिन जो बैटरी है उसका चार्ज का फ्लो हो रहा है इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, जैसे ही हम स्विच को टच करवाएंगे तो ये चार्ज इसको अपोज करेगा। तो जो इसका ओरिजिनल वोल्टेज है वो कुछ कम हो जाएगा, मतलब जो बैटरी है वो पूरा चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगी। यह कितने वोल्ट की इफेक्टिव बैटरी काम करेगी? देखो, Q इज इक्वल्स टू हम पढ़ते हैं CV, तो V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। अब जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस पे क्या वोल्टेज था? Q है 10, C है 30। V2 कितना है? 20 अपॉन 20 और V3 कितना है? Q कितना है? 30। यहां Q था 30 और C था 10, और यहां Q है 10 और ये है 30। अगर टोटल वोल्टेज काउंट करें तो क्या कर देंगे? प्लस 0 0 0 0, ये कैंसिल। यहां आएगा 6, ऊपर आएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और ये आएगा 2। यहां आएगा 6, तो ये होगा 18, ये 2 3, ये 2 से कैंसिल हो चुका है, तो यहां पर आएगा, सॉरी एक सेकेंड, इसको फिर से करते हैं। क्या होगा? इसका V1 होगा Q बाई C। Q है 30 और C है 10। दूसरे का Q है 20, ये है 20 और ये है 10 और ये है 30। अगर 0 कैंसिल कर देते हैं तो 3 प्लस 1 बाई 3 एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये आता है 13 बाई 3। मतलब 13 बाई 3 वोल्ट की बैटरी इधर चार्ज फ्लो करवाएगी, 12 वोल्ट की इधर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो क्या होगा? 12 माइनस 13 बाई 3 एलसीएम लेंगे तो 36 माइनस 13 या 23 बाई 3 वोल्ट। ये बैटरी इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करवाएगी। अब चलते हैं, चार्ज कितना फ्लो करवाएगी। देखो, तीनों कैपेसिटर सीरीज में है और सीरीज का फॉर्मूला होता है ये। तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ये तीन कैपेसिटर है। एलसीएम ले लें इनका 60, तो ये आएगा 6 प्लस
23, 32 या ये आएगा सी उल्टा करेंगे तो 60/11। अब बैटरी कितना चार्ज देती है? बैटरी चार्ज देती है C इंटू वी। C कितना है? 60/11 और V कितना है? 23/3। ये चार्ज बैटरी से फ्लो होगा, तो 3 से ये 20 और ये हो गया 460/11। अब देखो, पहली बात तो जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है, मतलब इस पे अगर 10 माइक्रोकूलम या 30 माइक्रोकूलम जो भी चार्ज है, ऐसा नहीं है कि बैटरी इसको डिमोलिश कर देगी, जो है वो वही है। यहां से जो चार्ज फ्लो होने लगता है वो आता है 460/11। ये चार्ज इधर आएगा, पहले से कितना है? 30 है, तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस पे चार्ज होगा 460/11 प्लस 30, दूसरे पे होगा 460/11 प्लस 20 और तीसरे पे होगा 460/11 प्लस 10। कितना होगा? 11 460 प्लस 330, तो ये आएगा 790/11, दूसरा आएगा 680/11 और तीसरा आएगा 570/11। क्या किया हमने? पहले इन तीनों का मिलाकर वोल्टेज काउंट किया। बैटरी इफेक्टिव ये नहीं होगी क्योंकि इन तीनों का प्लस इधर है, अगर तीनों का नेगेटिव इधर होता तो इस वोल्टेज को यहां हम ऐड कर देते। फिर हमने ये काउंट किया कि इसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल, फिर ये चेक किया कि बैटरी कितना चार्ज देती है, तो Q इज इक्वल्स टू CV, C और V को मल्टीप्लाई किया। अब जिस कैपेसिटर पे जितना चार्ज है उसमें उस चार्ज को ऐड किया जो हमने बैटरी के थ्रू दिया है। कितना दिया है? ये पहले से कितना था? 30, 20, 11। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये राइट ऑप्शन मिलता है 30। एग्जाम में आए तो याद रखेंगे, पहले नेट वोल्टेज काउंट करेंगे, इसमें प्लस इधर हो तो ऐड, माइनस इधर हो तो सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इसमें चार्ज निकालकर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हम आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, जिसमें हमें 3 अलग अलग केस दिए हुए हैं और तीनों की कैपेसिटी हमें निकालनी है। कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है? तीनों में 2 स्फेयर है, तीनों की इंटरनल रेडियस A है, एक्सटर्नल रेडियस B है। इसकी भी इंटरनल A है, एक्सटर्नल B है। इसकी भी इंटरनल A है और एक्सटर्नल B है। यहाँ आउटर स्फेयर की अर्थिंग की हुई है, यहाँ इनर स्फेयर की हुई है, जबकि यहाँ इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, इनको केस का हम नंबर दे देते हैं। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। पहले बात करते हैं इस केस में कैपेसिटी क्या होगी। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे हम इनको सीधा याद रख सकते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की। देखो, ये है फर्स्ट स्फेयर और ये है सेकेंड स्फेयर। इसकी रेडियस है A और इसकी रेडियस है B। अर्थिंग की गई है बाहर वाले स्फेयर। मान लो इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। ये अलग चीज है, स्फेयर के केस में चार्जेस सेम होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं Q1 और Q2। देखो, Q इज इक्वल्स टू हम पढ़ते हैं CV, और C अगर निकालना हो तो क्या करना होगा? Q अपॉन V। अब चार्ज तो हम दोनों पे सेम लेते हैं, इस पे प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q या माइनस Q प्लस Q, तो Q का तो कोई मैटर है नहीं, हमें सिर्फ यहां निकालना है V। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ स्फेयर्स। देखिए, पहले हम इसको साइड में सोल्व करते हैं। ये और ये, यहां चार्ज है Q2, यहां चार्ज है Q1, यहां है A और ये है B। पहले हम यहां चार्ज वोल्टेज निकालते हैं, किस पॉइंट पे? V1, 1 पॉइंट पे। देखो, फर्स्ट पॉइंट इस स्फेयर की सरफेस पे है, किस पे? B पे, तो लिखेंगे KQ1 अपॉन B। ये पॉइंट इस स्फेयर के बाहर है। बाहर के केस में जो बाहर वाली डिस्टेंस है वो ली जाती है, मतलब रेडियस तो इसकी A है, लेकिन अगर B पॉइंट पे निकालते हैं तो कौन सी डिस्टेंस काम में आएगी? B।
तो जो Q2 है इसको ये बोलता है B, तो K Q2 अपॉन B। अब इसकी क्या की गई है, अर्थिंग की गई है। जिस स्पेयर की अर्थिंग कर दी जाए उसका वोल्टेज ले लेते हैं 0, तो ये तो कितना है, 0 है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड पॉइंट की, यहां V2, देखो इस V2 की वैल्यू अगर ले तो ये पॉइंट Q2 के सरफेस पे है, तो Q2 के लिए तो लिखा जाएगा K Q2 अपॉन A, क्योंकि A डिस्टेंस पे है। लेकिन ये पॉइंट इस बाहर वाले स्पेयर के अंदर है। किसी स्पेयर के अंदर वोल्टेज वो मिलता है जो उसकी सरफेस पे होता है। अब Q1 की सरफेस पे है K Q1 अपॉन B, तो इसके अंदर भी कितना मिलेगा, K Q1 अपॉन B। तो Q1 चार्ज की वजह से सेकेंड पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो होगा K Q1 अपॉन B। इस ऊपर के डायग्राम से जो चीज हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं कि जो K Q2 अपॉन B है या K Q1 अपॉन B है, इसको इधर ले जाएं तो K Q1 अपॉन B बराबर हम लिख सकते हैं माइनस K Q2 अपॉन B। इस वैल्यू को अगर यहां पुट कर दें तो आएगा K Q2 अपॉन A माइनस K Q2 अपॉन B। K कॉमन ले लें, Q2 AB ऊपर आएगा B माइनस A। ये है, इसको आप V2 भी बोल सकते हो या डेल्टा V भी बोल सकते हो, क्योंकि डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1, और V1 कितना दे रखा है, 0, तो ये कितना है, V2 है या डेल्टा V है। K Q2 B माइनस A, A इंटू B। अब देखो ये है Q V या डेल्टा V इसको हम बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या मिलती है, K Q2, चार्ज दोनों पे इक्वल होता है। कैपेसिटर के केस में हम देखते थे ये प्लेट है, इस पे प्लस Q लेते हैं तो इस पे कितना लेते हैं, माइनस Q, तो Q, फिर ये नीचे है B माइनस A और ऊपर है A B, Q से Q काट दें तो जो C है उसका फॉर्मूला K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको ऊपर ले जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तो अगर कोई ऐसा स्पेरिकल कैपेसिटर हो जिसका आउटर स्पेयर अर्थिंग किया हुआ हो तो उसकी कैपेसिटी लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। अब हम केस सेकंड पे आएंगे जिसमें आउटर स्पेयर की जगह अर्थिंग किसकी की हुई होगी, इनर स्पेयर की। तब क्या करेंगे, अब वो देखते हैं। अब लेते हैं हम इसका केस सेकंड, ये था फर्स्ट, ये है सेकंड, जिसमें ये दो स्पेयर है और इस बार इसके इस इनर स्पेयर की अर्थिंग की हुई है। मान लो इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, ये है A रेडियस और ये है B। देखो जो एक सीधी सी बात हम देख सकते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि कैपेसिटी नॉर्मली होती है ये, मतलब कैपेसिटी डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, A या B पर। तो अगर इसकी अर्थिंग कर देंगे तब टोटल चार्ज किस पे आएगा, बाहर वाले स्पेयर पे। अगर बाहर वाले की कर दें तो किस पे आएगा, अंदर वाले पे। जब अंदर के स्पेयर पे आएगा तब तो रेडियस होगी कम, तो कैपेसिटी होगी कम। अब अगर इसकी अर्थिंग कर देते हैं तो पूरा चार्ज किस पे आएगा, बाहर वाले पे, तब इसकी कैपेसिटी हो जाएगी ज्यादा। अब हम फिर से पहले पोटेंशियल लेते हैं सेकंड पॉइंट का। देखो इस Q2 इस चार्ज के पॉइंट है ये सरफेस पे, तो इसके ऊपर वोल्टेज होगा K Q2 बाई B, और Q1 की वजह से, इस चार्ज की वजह से ये होगा यहां बाहर वाली डिस्टेंस पे प्लस K Q1 अपॉन B। जबकि अगर V1 पे लेंगे, इस इंटरनल पॉइंट पे हम लेंगे तो Q1 के तो है सरफेस पे, तो क्या लेंगे K Q1 अपॉन A, Q2 इस चार्ज पे, ये है अंदर, लेकिन पोटेंशियल वो मिलता है जो किस पे हो, सरफेस पे हो। सरफेस पे होगा K Q2 बाई B, तो यहां लेंगे प्लस K Q2 बाई B। अब देखो इस बार अर्थिंग किसकी है, 1 की है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो K Q2 अपॉन B है
K को अगर 0 में ले जाएं तो Q2 अपॉन B बचता है माइनस Q1 अपॉन A, या Q2 इस वैल्यू को हम उसमें रख दें तो Q2 की जगह लिख सकते हैं माइनस B Q1 अपॉन A। नहीं लिखना चाहो तो आप सीधा Q2 अपॉन B की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस Q1 अपॉन A। इसको हम यहां रख दें तो देखो K Q2 अपॉन B, इसकी जगह क्या लिख दें, माइनस Q1 अपॉन A, साथ में क्या है B प्लस K Q1 अपॉन B। देखो हम इसमें यहां दोनों ही काम कर सकते हैं, आप चाहो तो Q2 की वैल्यू लिख सकते हो और चाहो तो Q1 की वैल्यू रख सकते हो। अब Q1 किसका चार्ज है, इंटरनल का है, जबकि कैपेसिटी आएगी किसकी वजह से, आउटर की वजह से। तो इससे ज्यादा सही ये है कि हम Q1 की वैल्यू वहां पुट कर दें। तो Q1 की वैल्यू क्या है, माइनस Q2 बाई B इंटू A। अगर इस वैल्यू को हम यहां रख दें तो आएगा K Q2 बाई B, साथ में आएगा ये, तो माइनस K Q1 की जगह लिखेंगे Q2A अपॉन B, एक B ऑलरेडी है तो B का क्या हो जाएगा स्क्वायर, K Q2 है कॉमन, एलसीएम आएगा B स्क्वायर, एक B कैंसिल, यहां बचेगा B और यहां बचेगा A। अब अगर कैपेसिटी हम लेना चाहें तो C इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, Q बाई V, Q अपॉन V क्या होता है K Q, या ये जो डिफरेंस हमारे पास आया है यहां भी हम दे सकते हैं, V1 तो क्या है 0 है क्योंकि इसकी अर्थिंग की हुई है, तो डायरेक्ट डेल्टा V किसको शो कर रहा है, V2 को, तो इसकी जगह लिखेंगे K Q B माइनस A और ये ऊपर B का स्क्वायर, Q से Q काट दें तो C इज इक्वल्स टू K की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। अब देखो ये तो था तरीका कि कैपेसिटी निकालते कैसे। अब मैं आपको डायरेक्ट याद करवाता हूं कि इन तीनों केसेस की कैपेसिटी कैसे हम याद रख सकते हैं। देखिए पहले ये है, फिर ये है और फिर ये है। फर्स्ट केस में आउटर स्पेस की अर्थिंग की हुई है स्पेयर की, सेकंड में इसकी और थर्ड में इनको वायर से कनेक्ट किया हुआ है। रेडियस इसकी A है, इसकी B है, इसकी A है, इसकी B है, इसकी A है और इसकी B है। अब देखो जब आउटर की अर्थिंग कर देते हैं तो इनर स्पेयर को चार्ज होल्ड करना पड़ता है, जबकि इनर की कर देते हैं तो आउटर को चार्ज होल्ड करना पड़ता है। कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां जिस स्पेयर को चार्ज होल्ड करना है उसकी रेडियस ज्यादा है तो इस केस में कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो फर्स्ट की तो आती है कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। यहां एक A है एक B है, A क्या है कम है। दूसरे केस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। हमें इसकी कैपेसिटी क्या करनी थी, ज्यादा करनी थी, तो A B, इस A को भी हमने किससे रिप्लेस कर दिया, B से। A कम था B ज्यादा है, अगर बड़ी वैल्यू A की जगह पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इससे ज्यादा। थर्ड केस, अगर इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो टोटल कैपेसिटी, अब इसका कोई रोल नहीं है, सारा चार्ज देते ही किस पे चला जाएगा, इस पे, तो ये सिर्फ आउटर स्पेयर की तरह डिपेंड करेगा। अब एक अकेले स्पेयर की कैपेसिटी हम क्या पढ़ते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहां आउटर स्पेयर की रेडियस क्या है B है, तो C इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये तीनों थे स्पेरिकल कैपेसिटर के अलग अलग केस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। एक कैपेसिटर है जिसको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। नाउ कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, अगर कैपेसिटर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, तो उस टाइम माइंड में एक चीज कंफर्म कर लेनी है कि V कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज चेंज इसका नहीं होगा। आगे चलते हैं। नाउ कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड,
ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, अब इस स्लैब को इसके अंदर डालते हैं बिटवीन द प्लेट्स। इन दिस प्रोसेस क्या होगा इस प्रोसेस में? ऑप्शन क्या है? नो वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड एनर्जी डिक्रीजेस। एक्सटर्नल एजेंट मतलब वो आदमी जो इस प्लेट को अंदर डाल रहा है, क्या वर्क डन उसने किया है? किसके केस में? खुद के केस में नहीं, कैपेसिटर के केस में। थर्ड है वर्क इज डन बाय बैटरी एंड स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीजेस, कि जो वर्क है वो बैटरी को करना पड़ता है। फोर्थ द वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड द बैटरी बोथ, यहां पे आएगा एंड बैटरी बोथ। देखो यहां से जो बात हमारी समझ में आती है वो क्या है कि V क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब अगर इसका चार्ज बढ़ता है तब तो वर्क डन बढ़ता है या बैटरी को करना पड़ता है। अगर चार्ज नहीं बढ़ता है तो कोई वर्क डन बाहर से नहीं हुआ है। तो जो चार्ज है Q वो होता है CV। अब V क्या है? कांस्टेंट है। जैसे ही V को कांस्टेंट लेते हैं, चार्ज की या वर्क डन की जो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी आ जाती है वो किस पे आ जाती है? इस पे। अगर आप लेना चाहो कि हम डायरेक्ट वर्क डन पे ही जाना चाहते हैं या स्टोर्ड एनर्जी पे, तो V जब कांस्टेंट होता है तो एनर्जी किससे लिखते हैं? हाफ CV स्क्वायर से। अब V तो क्या है? कांस्टेंट। अगर C बढ़ा है तो एनर्जी बढ़ी है और C नहीं बढ़ा है तो एनर्जी नहीं बढ़ी है। अब C का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल केस में एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर इसकी प्लेट के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए तो ये हो जाती है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर स्लैब रखते हैं, स्लैब रखते ही कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। कैपेसिटी इंक्रीज होने का डायरेक्ट मतलब क्या है? ये इंक्रीज हुआ है तो इसको किसके इक्वल ले रखा है हमने? एनर्जी के। C इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि क्या इंक्रीज हो जाएगी? इसकी एनर्जी। तो आंसर क्या आएगा? पहली चीज किसने किया है? एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सप्लाई करता है? बैटरी। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखें कि जो प्लेट डाल रहा है उसने कैपेसिटर के रिलेटिव कोई वर्क डन नहीं किया है। वर्क डन होता है इसके एनर्जी के रिलेटिव, और वो वर्क डन किसके थ्रू किया जाता है? इस बैटरी के थ्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया ए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया क्या है? A है, एंड सेपरेशन D, एंड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स का एरिया है A, डिस्टेंस है D, और इसको किस वोल्ट तक चार्ज किया गया? V तक। फिर नाउ द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब उस बैटरी को हटा दिया जाता है। जैसे ही किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि V डिस्कनेक्टेड, तो उसी टाइम कंफर्म कर लेना है कि चार्ज क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। आगे चलते हैं। एंड द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट अंटिल दिस सेपरेशन इज टू D। इन प्लेट्स को तब तक खींचते हैं जब ये D बढ़ के कितना हो जाता है? 2D इनके बीच का सेपरेशन हो जाता है। What is the work required to separate the plates? इनको 2D तक करने के लिए जो वर्क डन होता है वो कितना है? देखो जब दिया हुआ है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया है तो किसको कांस्टेंट कर चुके हैं हम? चार्ज को। तो फर्स्ट केस में जो एनर्जी होगी वो होगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q क्या था? कांस्टेंट था। C की जगह क्या लिख सकते हैं? जो U1 था वो था Q स्क्वायर अपॉन 2, और C को लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब जब ये 2D हो जाएगा तो एनर्जी U2 क्या होगी? Q स्क्वायर अपॉन 2, C की जगह पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कितना है? 2D। देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये है Q स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये है हाफ Q स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो जो वर्क डन हुआ है या इसकी एनर्जी में चेंज आया है वो क्या है? U2 माइनस U1। माइनस कर देंगे तो आएगा Q स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। 1 में से हाफ गया तो हाफ। लेकिन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें एप्सिलॉन नॉट A और D तो है, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है? ये V दे रखा है पोटेंशियल, ये अपने फॉर्मूले में नहीं आया है।
अब Q क्या होता है, Q बराबर CV, इस CV को यहां रख दें तो आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। C की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। माइंड में आ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखना है या एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D लिखना है। ऐसा है, हम चेंज ले चुके हैं ऑलरेडी, तो अब जो C की वैल्यू है वो लेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर बाई D स्क्वायर V स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। एक D से एक D कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, A कैंसिल, तो क्या बचता है, एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपॉन 2D। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, देखो एक जैसे दो ऑप्शन लिख दिए गए हैं, शायद इसका स्क्वायर कर देते हैं एक का, ये रहा एप्सिलॉन, इसमें 2 ऊपर है, इसमें 2 है नहीं, 2 नीचे है लेकिन ए का स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपॉन 2D। क्वेश्चन में करते टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखने की वो क्या है, अगर दिया हुआ है बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड तो मान लेंगे V कांस्टेंट, तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। अगर दिया हुआ है बैटरी इज डिसकनेक्टेड तो मान लेंगे Q कांस्टेंट है, फिर क्वेश्चन को करेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C से। माइंड में आ सकता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 ही सवाल है इसी तरह के, कुछ भी चेंज है सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों में करना है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ देते हैं तो इस टाइप का सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इजी सा क्वेश्चन है, 10 कैपेसिटर आर जॉइंड इन पैरेलल एंड चार्ज विद ए बैटरी अप टू ए पोटेंशियल V। हमारे पास 10 कैपेसिटर हैं जिन सबको पैरेलल में लाकर किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। मान लो ये अभी 5 ही दिखा रखे, मान लो ऐसे 10 है। अब आगे क्या बोलता है, दे आर देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, फिर इस बैटरी को यहां से हटा दिया गया। देन द पोटेंशियल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी, तो इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल क्या होगा, एंड जॉइंड इन सीरीज, अगर उन सबको किस में जोड़ दिया जाए, सीरीज में। देखो अगर V वोल्ट की बैटरी से हम जोड़ते हैं तो जो वोल्टेज है वो सबके ऊपर कितना चला जाता है, V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। अब सब पे आ चुका है कितना वोल्टेज, V वोल्टेज। अब जैसे ही यहां से बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं और इन सबको अलग अलग करते हैं तो हमारे पास ऐसे 10 कैपेसिटर हैं जिन पे सब पे कितना वोल्टेज है, V है। आगे क्या बोलता है, एंड जॉइंड इन सीरीज, फिर इन सबको क्या कर दिया गया, सीरीज में जोड़ दिया गया। तो देखिए ये हम इनको जोड़ देते हैं सीरीज में। अब याद हो तो सीरीज में जो वोल्टेज है वो लिखा जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 10 है तो V10 तक। अब सबका वोल्टेज कितना है, V। अगर 2 सेम हो तो V प्लस V2V, 3 सेम हो तो V प्लस V3V। अब इसी तरह अगर 10 कैपेसिटर एक साथ जोड़े गए हैं तो V एंड V, या हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 10V। ऐसा क्वेश्चन रेजिस्टेंस के साथ भी आ सकता है, कैपेसिटर के साथ भी आ सकता है, कोइल के साथ भी आ सकता है। याद रखो जब इनको डिस्कनेक्ट यहां से किया जाता है तो सब पे क्या वोल्टेज आ जाता है, V, और फिर जब इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो सबका वोल्टेज एक साथ ऐड हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा, 10V। आंसर होगा ये 10V। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, एन अनचार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अनचार्ज है, हैविंग ए डाइलेक्ट्रिक के, जिसके बीच में के डाइलेक्ट्रिक है, इज कनेक्टेड टू, जोड़ा जाता है, ए सिमिलर एयर कोर्ड कैपेसिटर, एक एयर कोर्ड कैपेसिटर मतलब जिसकी प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, सिर्फ एयर है, टू ए पोटेंशियल V नोट, जो दूसरा कैपेसिटर है वो किस चार्ज तक या पोटेंशियल तक चार्ज किया हुआ है, V नोट तक। देन बोथ शेयर द चार्ज, तो दोनों के बीच में जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड द कॉमन पोटेंशियल बिकम्स V, तो इससे जो दोनों का कॉमन पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, V। देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज, तो K की वैल्यू क्या है, और फिर ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। देखो मान लो
पहले जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी है C, ये डाई इलेक्ट्रिक K रखता है अपनी प्लेट्स के बीच में, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है Kc। शुरू में लिखा था अनचार्ज्ड, यानी इसका V1 कितना है 0। दूसरा है एयर कोल्ड कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी सिर्फ C है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो ये भी क्या रहेगी C। और इसको कहां तक चार्ज करके रखा गया था, V2 जो था वो था V0। जब दोनों को हमने वायर से कनेक्ट किया या चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन इनमें हुआ तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो हो जाता है V। फॉर्मूला क्या होता है V का, C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब V क्या दे रखा है, V1 क्या है 0, C1 क्या है Kc, ये है C, ये है V0। सारी वैल्यू अगर लगा दें तो आएगा 0 प्लस CV0 अपॉन Kc प्लस C कॉमन आगे अगर कैंसिल हो जाए तो V इज इक्वल्स टू बचता है V0 बाई K प्लस 1। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो K प्लस 1 इज इक्वल्स टू है V0 बाई V, या K इज इक्वल्स टू है V0 बाई V माइनस। इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो दोनों की कैपेसिटी चेक कर लें, दोनों का वोल्टेज जो भी वैल्यू दी हुई है ध्यान रखें, V की वैल्यू अच्छे से रखें, कभी V0 इधर और V इधर आ गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर क्या है V0 बाई V माइनस 1, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो क्या है, इन द सर्किट C1 इज 6 माइक्रोफैरड 6, C2 इज 3 माइक्रोफैरड एंड B इज 20 वोल्ट, जो बैटरी है वो है 20 वोल्ट की। द S1 इज फर्स्ट क्लोज, पहले S1 को क्लोज किया गया, ये S1 है, ये S2 है। इसको जैसे ही क्लोज करवाएंगे क्या होगा, देखो S2 अगर ओपन है तो जो पूरा वोल्टेज है वो किस पे अप्लाई होगा, 6 माइक्रोफैरड पे। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, द S1 इज फर्स्ट क्लोज, जैसे ही S1 को क्लोज करवाएंगे तो जो पूरा वोल्टेज है वो किस पे चला जाएगा, इस पे। या हम कह सकते हैं कि जो 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है वो कितने वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, 20 वोल्ट तक। आगे पढ़ते हैं, इट इज देन ओपन, फिर इसको ओपन कर दिया जाता है, एंड S2 इज क्लोज, फिर इसको क्लोज कर दिया जाता है। व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन C2, तो C2 पे फाइनल चार्ज क्या है। देखो इस क्वेश्चन में 3 सवाल किए जा सकते हैं। पहला पूछ सकता है कॉमन पोटेंशियल क्या है, दूसरा किसी पे भी पूछ सकता है चार्ज क्या है। देखो जैसे ही S1 को क्लोज करवाएंगे तो C1 था 6 माइक्रोफैरड, सॉरी C1 है 6 माइक्रोफैरड, और जो V इस पे आएगा V1 वो होगा 20 वोल्ट। जब इसको ओपन कर देंगे C2 है 3 माइक्रोफैरड, ये अनचार्ज्ड है, मतलब जो इसका V2 है वो कितना है 0। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या होगा, V होता है C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। C1 V1 तो ये कितना आएगा 6 इंटू 20 120 प्लस ये 0 अपॉन C1 प्लस C2 6 and 3 9। तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो होगा 120 बाई 9। पूछता क्या है, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन C2, C2 पे फाइनल चार्ज क्या है। इसका चार्ज अगर निकालना हो तो Q इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, CV, C है कितना 3 और V कितना है 120 बाई 9, ये 3 से 3, या इसको बोल सकते हैं हम 40। इसको इस तरीके से अगर नहीं करना चाहे तो एक मेथड हमारे पास और भी है, इस मेथड से आंसर क्या आता है 40। देखो दूसरा मेथड क्या है, जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे S1 को तो जो इस पे टोटल चार्ज होगा वो होगा Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। तो 20 इंटू 6 कितना होगा 120 माइक्रो कूलम। सिस्टम में टोटल चार्ज है 120 माइक्रो कूलम। अब अगर S2 को कनेक्ट करते हैं तो हम एक चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि Q1 इज इक्वल्स टू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कि किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, R पे। अगर R को C से रिप्लेस कर दें तो फॉर्मूला होगा ये। किसकी पूछता है, चार्ज ऑन C2। अगर इसका पूछता है तो Q2 क्या होगा C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। C2 क्या है 3 है,
C1 प्लस C2 कितना है 6 प्लस 3 है, और टोटल चार्ज कितना है सिस्टम में 120 है। तो 3/6 प्लस 3 9 इंटू 120, इससे कैंसिल कर दें तो कितना आता है 40। तो दोनों ही मेथड से हम देख सकते हैं कि जो फाइनल चार्ज इस पे होगा वो कितना होगा 40 माइक्रोकूलम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इन द फिगर द बैटरी हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। यहां जो है वो है 20 वोल्ट। द चार्ज इन कैपेसिटर मार्क्ड एज C इज, यहां जो ये कैपेसिटर है इस पे कितना चार्ज होगा। देखो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये 4 और ये 4 दोनों किस सीक्वेंस में है, सीरीज में है। जब सीरीज में होंगे तो नेक्स्ट डायग्राम हम यूं बना सकते हैं, ये इसको थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं, ये 4 और 4, तो इसका जो नेट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 2 माइक्रोफैरेड। ये 2 माइक्रोफैरेड यहां है 2, ये है 3/2 और ये है 3/2। तो देखो 2 और 2 दोनों किस में है पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 2 और 2 का क्या होगा 4। तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो आएगा यूं, ये है 2, यहां हो गया ये 4, ये पॉइंट एक जगह है, ये 3/2 और ये 3/2, ये दोनों किस में है पैरेलल में है। दोनों का एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है। तो 3/2 और 3/2 इसकी जगह जो हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो बना सकते हैं ये है 3, ये 2 है, ये 4 है। 4 और 2 का नेट कॉम्बिनेशन कितना होगा 6। तो जो नेक्स्ट डायग्राम होगा वो होगा कुछ इस तरह से कि ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, और ये किससे कनेक्टेड है 20 वोल्ट की बैटरी से। फॉर्मूला या मेथड क्या है हमारे पास, अगर वोल्टेज डिवाइड करना हो तो पहले लेंगे C का रेशियो कितना है 2:1, फिर लेंगे V का रेशियो जो होता है C से अपोजिट, तो ये होगा 1:2, फिर करेंगे इसका टोटल तो कितना होगा 3, और फिर इससे बैटरी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20/3। इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वोल्टेज, और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका। 20/3 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो इसका वोल्टेज कितना आएगा 40/3। 3 माइक्रोफैरेड के ऊपर 40/3 वोल्ट है, ये है हमारा 3 माइक्रोफैरेड, मतलब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर है 40/3। याद हो तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, तो जो वोल्टेज इसके ऊपर है वही वोल्टेज किसके ऊपर होगा इसके ऊपर होगा। इस पे 40/3 है तो इस पे भी कितना होगा 40/3। तो यहां से मिलता है कि जो वोल्टेज है वो है 40/3। पूछ क्या रखा है द चार्ज इन द कैपेसिटर, चार्ज का फॉर्मूला क्या लेंगे C इंटू V। C कितना है 3/2 और V कितना है 40/3, ये कैंसिल, कितना आंसर आता है 220 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन माइक्रोफैरेड। 2 पॉइंट है, यहाँ A है ये B है, इन दोनों के बीच जो नेट कैपेसिटी है वो क्या है। देखो इसको पहले सोल्व करते हैं। क्या हम देख सकते हैं इन दोनों कैपेसिटर का एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट यहां है, तो हम इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस है वो यहां लिख सकते हैं 25 माइक्रोफैरेड। कैसे, पैरेलल में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C = C1 + C2। अब इस पॉइंट से आगे एक बार इसको यही रोक दें, एक कैपेसिटर है जो 5 माइक्रोफैरेड का, ये यहां आगे आ रहा है, ये है 5 माइक्रोफैरेड। नीचे देखते हैं ये एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, यहां एक पॉइंट है जिसपे देखो ये 1 और ये 1 दोनों का एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है। तो यहां जो कैपेसिटर है वो है 2 माइक्रोफैरेड। कैसे, C1 + C2, और ये दे रखा है हमें 10 माइक्रोफैरेड। बीच में एक 13 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जो यहां कनेक्टेड है। देखो ये कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है, यहां से जब इसको सिंपल करते हैं तो मिलता है ये, जिसका रूल क्या है, इफ P/Q = R/S, तो बीच वाले कैपेसिटर या रेजिस्टेंस को यहां से हटा देते हैं, तो यहां इस 13 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब ये दोनों किस सीक्वेंस में है, सीरीज में है, तो इनका क्या होगा
25 इंटू 5 बाई 25 प्लस 5, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो ये होगा 125 बाई 30। इन दोनों का क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो ये होगा 10 बाई 6। तो जो अब डायग्राम है वो कुछ इस तरह का है, ये है 10 बाई 6, या हम इसको लिख सकते हैं 5 बाई 3, और इसको हम लिख सकते हैं 125 बाई 30, या 5 से सोल्व करते हैं तो आता है 25 बाई 6। ऐड कर देंगे दोनों को, C1 प्लस C2, तो आएगा 25 बाई 6 प्लस 5 बाई 3, 6, 25 प्लस 10, 35 बाई 6। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो नेट कैपेसिटेंस A और B पॉइंट के बीच में है वो कितना है, 35 बाई 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन सर्किट C1 C2 C3 आर 400 पिकोफैरेड and C4 C5 C6 is 200 picofarad, then the effective capacitance of the circuit between X and Y is, ये X पॉइंट है, ये Y है, ये C1 C2 C3 तीनों ही कितने हैं, 400 400 400, और ये नीचे वाले तीनों कितने हैं, 200 200 और ये 200। चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, तो 400 और 200 का जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 600। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये है 400 और ये कितना हो चुका है 600, यहां से एक वायर आता है, ये है 200 पिकोफैरेड, यहां से एक और कैपेसिटर आता है, ये है 200 पिकोफैरेड। देखो ये 400 और ये 600 किस में है, सीरीज में है। एक बार इसको सिंपल करने के लिए हम ये सारे जीरो यहां से हटा देते हैं, ये लो, ये है 4 और ये है 6, तो 4 और 6 किस में है, सीरीज में है, तो नेट कैपेसिटेंस होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो इसका होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो ये आएगा 24 बाई 10 इज इक्वल्स टू 2.4। ये 2.4 और ये 2, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, तो अगला डायग्राम होगा, ये है 4, 2.4 और 2, ये हो गया 4.4, और नीचे जो कैपेसिटेंस है ये है 2। देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो इसको लिखेंगे 8.4, ये आएगा 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 17, 8.4। पॉइंट अगर दोनों जगह से हटा दें तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। नेट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2, 176 बाई 84 प्लस, टोटल करेंगे तो 84, 176 प्लस 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ऐड करेंगे बाई 84, अगर डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट मिलता है 4। तो ऑप्शंस अगर यहां से देखते हैं 4 पॉइंट समथिंग होगा, 800 पिकोफैरेड, 205 पिकोफैरेड, 600 और ये है 410, तो राइट ऑप्शन किसको कर देंगे, इसको। ये थी आज की प्रॉब्लम क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।